हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2(h) में जो डेफिनेशन दी गई है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच क्या होता है। रेमेडी के बारे में हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। अभी हम इस सेक्शन में इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका ब्रीच क्या होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रीच होने पे उसकी रेमेडी क्या क्या होती है। पहले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट? कहाँ दिया गया इसकी डेफिनेशन? सेक्शन 2(h) इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस सेक्शन में क्या कहा गया है? एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट जो मतलब इसीलिए कहते हैं ना, ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं माफ करिएगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन वो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो वो एग्रीमेंट जो लॉ के जरिए इन्फोर्स हो सकता है, जो हमारा कोर्ट उसको बाउंड कर सकता है पार्टी को करने के लिए, वो जो है एग्रीमेंट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, माफ करिएगा, क्वेश्चन ये उठता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। वही क्या इसमें क्या कहा गया है कि वो एग्रीमेंट जो लॉ के जरिए इन्फोर्सिएबल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो एग्रीमेंट क्या होगा, उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए, एक होता है ऑफर। ऑफर समझ रहे हैं? मेरा एक ये मार्कर है, मैं कह रहा हूं 100 रुपए में आप खरीदेंगे। मैं ऑफर कर रहा हूं, आपको प्रपोजल दे रहा हूं कि 100 रुपए में आप मेरा मार्कर खरीदेंगे। आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, चाहे बोल करके चाहे रिटर्न में लिख करके या ऐसा कुछ किया कि हमको लगा कि हाँ आप खरीदेंगे, आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने ऑफर दिया, आपने क्या किया? एक्सेप्ट किया। ठीक है, आपने एक्सेप्टेंस जो है दे दिया। ये क्या बन गया? प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। अब देखिए, यहां पे हमारे और आपके बीच एक प्रॉमिस हो गया। अब इसमें कंसिडरेशन को जब जोड़ दिया जाता है, प्लस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। इतना कुछ होने के बाद एग्रीमेंट होता है। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन जो आप हमको 100 रुपए देंगे वो हमारे लिए कंसिडरेशन होगा, हम आपको मार्केट देंगे वो आपके लिए कंसिडरेशन होगा। तो ये कंसिडरेशन बहुत जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो ये हो गया एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, जब वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा। आप चाहें तो इसका एक ग्राफ बना सकते हैं। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट और ये रहा एग्रीमेंट। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका हो गया एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें प्लस सेक्शन 10 ऐड कर देंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तब जाके आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 क्या बात करता है? फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट में क्या क्या? कोयर्सन नहीं होना चाहिए, धमकी देके नहीं होना चाहिए, अनडू इन्फ्लुएंस, कोई लालच से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? और कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट ना कर लिया हो जो लॉ के द्वारा वाइड हो, जिसमें मिस्टेक किया गया हो या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो, फ्रॉड हुआ हो, वहाँ पे पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए और आपका लीगल इंटेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वो सारे एलिमेंट आपके जब फुलफिल होंगे इस एग्रीमेंट के साथ, आपने किसी को बंदूक के नोक पे रख करके कहीं साइन करा लिया, वाइडेबल होगा वो। अगर आप चैलेंज नहीं करते हैं तो बाद में वो बाद में वैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो वो सारी चीजें एग्रीमेंट में नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आपका बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका क्लियर हो गया होगा।
अब बात कर लेते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये दो तरीके का होता है। पहला होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइटिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा। दूसरा होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका सेक्शन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका सेक्शन 39 में दिया हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 39 में एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ। इसका एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहे हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक। ये एक कार है, मान लीजिए ये एक कार है, ठीक है, बहुत अच्छी कार बनी है। ये एक कार है, इसकी प्राइस मान लीजिए 10 लाख रुपए है। कितनी है? 10 लाख रुपए। ए बी से कहता है कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे 10 लाख रुपए में? बी एग्री हो जाता है। मना कर देगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। एग्री हो गया, ठीक है, मान लीजिए 10 में एग्री होता है, 9 में एग्री होता है, या 10 में एग्री हो गया, ठीक है। दोनों ने ऑफर किसने दिया? ए ने दिया कितने में? 10 लाख में। बी ने एक्सेप्ट किया 10 लाख में, ठीक। दोनों के बीच प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस के बाद क्या होना चाहिए? प्रॉमिस के बाद आपका कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन 10 लाख इसके लिए हो गया, बी के लिए, मतलब ए बेचेगा तो ये 10 लाख रुपए ए के लिए कंसिडरेशन हो गया और बी के लिए कंसिडरेशन कार हो गई, ठीक। कंसिडरेशन हो गया, एग्रीमेंट बन गया। अब सेक्शन 10 का प्रोविजन फॉलो कर लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब क्या हुआ कि कितने तारीख को इन लोगों ने डिसाइड किया कि मान लो 20/3/2025 को इन्होंने डिसाइड किया कि हम आपको कार दे देंगे, आप हमको पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि 20 तारीख के पहले ही ए ने इसको मना कर दिया। कह के मना कर दिया, राइटिंग में देके मना कर दिया, या ए ने किसी सी को बेच दिया। 20 तारीख आने से पहले ही सी को बेच दिया। मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि 20 तारीख की डेट को कॉन्ट्रैक्ट करना था, उसकी डेट से किसी भी दिन पहले 19 को, 1 को, 2 को, 10 को, किसी भी दिन पहले ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, मतलब पूरा करने से मना कर दिया। तो क्या हो गया? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें रेमेडी के लिए थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं आपको। देखिए, ये मना कर दिया कार बेचने से बी को, तो अब देखिए अगर इसमें जिसका नुकसान होगा, मना किसने किया? ए ने मना किया। ए के मना करने से अगर बी का कोई नुकसान हुआ, मान लो बी ने कुछ बुक कर लिया, कोई मतलब उसको कहीं पार्टी पे घूमने जाना है, उसी कार से जाना है, उसने कहीं पे होटल बुक कर लिया बहुत अच्छी जगह, और 1 लाख रुपए टूर उसने पेमेंट भी कर दिया फला तारीख को, और सारी चीजें उसने इस कार पे डिपेंड होके कर दिया। अब ये जो डेट आई 10 तारीख को, ए मना कर रहा है, मैं कार नहीं दूंगा, मैं कार आपको नहीं बेचूंगा। तो बी, या तो बी के पास एक और तरीका है, बी या तो 20 तारीख तक वेट कर ले, हो सकता है भाई उसका मन बदल जाए और हमको बेच दे 20 तारीख को, या तो जब इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया उसी समय ये कोर्ट चला जाए, या तो 20 तारीख तक वेट कर ले, उसके बाद ये कोर्ट चला जाए। समझ रहे हैं ना बात को? 20 तारीख तक वेट करने के बाद कोर्ट चला जाए तो जो भी इसका नुकसान हुआ था इसको कार ना बेचने की वजह से, या मान लो इसको उसी समय अर्जेंट में दूसरी कार खरीदनी पड़ी, कितने में? सेम मॉडल की 12 लाख में, तो 2 लाख रुपए इसे रिकवर करने के लिए कोर्ट चला जाए। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये हो जाएगा आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सीधा सा मतलब है कि जिस डेट को परफॉर्म करना था उससे पहले मना कर दिया। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इसी एग्जांपल ले लेते हैं।
ए है, बी है, ये एक मकान है, ठीक है। ए बी जो है कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है। ए को इस कोई इसका प्लाट है, इस पे इसको बिल्डिंग बनवानी है, तो बी से ये वादा करता है कॉन्ट्रैक्टर से कि उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि 20 तारीख तक या 20 तारीख से आप काम शुरू कर दीजिए और फला तारीख तक, मान लीजिए 30 तारीख तक आप काम कंप्लीट करके हमको दे दीजिए, 30/3 तक आप हमको काम कंप्लीट करके दे दीजिए। 20 तारीख से आप काम शुरू करिए, 30 तारीख तक काम हमको फाइनल करके दे दीजिए। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। एंटीसिपेटरी में डेट से पहले मना किया। जब कॉन्ट्रैक्ट को डेट के ड्यू डेट जब आ गई उस दिन मना किया जाता है। अभी पहले एग्जांपल ले लीजिए कि 20 तारीख को कार को बेचना था, अगर वो 20 तारीख को जाके ब्रीच करता है तो वो एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा, सेम उसमें भी हो जाएगा। इसमें जिस दिन 20 तारीख डेट आई, इसने काम को करने से मना कर दिया, 20 तारीख को काम को करने से मना कर दिया, मैं आपका काम नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब ड्यू डेट को मना कर देना काम शुरू होने से पहले, या ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उस समय काम को मना कर देना। जैसे 20 तारीख को तो काम इसने शुरू कर दिया, मान लिया 25 तारीख तक इसने काम किया, थोड़ा बहुत काम किया, आधा काम किया, उसके बाद बोल दिया मैं काम नहीं करूंगा, ये हो गया आपका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडी के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो हम आपको बना के दे देंगे, तो थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ी सी रेमेडी के लिए बात कर लेते हैं, अगर एग्जांपल लिया है। अब देखिए जिसने जितना इसने काम कंप्लीट किया है उस काम के लिए, अगर देखिए ये नहीं, देखिए चूंकि कॉन्ट्रैक्टर बी है, बी ने आधा काम कंप्लीट किया, काम को छोड़ रहा है, तो जितना काम इसने कंप्लीट किया है अगर ये मना कर रहा है बी कि मैं काम नहीं करूंगा, तो ये कोर्ट नहीं जा सकता, बी कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि ये खुद डिफॉल्टर है, काम को ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है। लेकिन ए जा सकता है किसके लिए, डैमेजेस के लिए। क्यों, इसका जो भी नुकसान हुआ है, मान लो उसको कोई पार्टी करनी थी, कुछ भी करना था, वेडिंग सेरेमनी करनी थी, उसने सामान सौदा कर रखा था, तो उसकी वजह से जो इसका नुकसान हुआ है वो उसके डैमेजेस के लिए ये जा सकता है। या ऐसा कोई नुकसान जो पैसे से नहीं भरा जा सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है कि आपको बिल्डिंग बनानी ही पड़ेगी, तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा कि आप बिल्डिंग बना के दीजिए। अब बी क्या कर सकता है, अगर ए ने काम करवाने से मना कर दिया, दोनों कंडीशन हो सकती है। मान लो ए ने कहा कि अब हम काम नहीं करवाएंगे, अब बी के पास रेमेडी है कि वो कोर्ट चला जाए, जितना उसने काम किया है उतने का पैसा वो मांग सकता है। और कोर्ट अगर चाहे तो इसको बाउंड भी कर सकता है, अगर ऐसी कोई कंडीशन हुई कि आप काम को पूरा करने दीजिए, लेकिन वो ऐसी कोई कंडीशन अगर कोर्ट देखेगा तभी अलाउ करेगा। लेकिन जितना भी इसने काम किया है उसके लिए कोर्ट से ये डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।